Hello students, Assalamu alaikum. Today we will start the third lecture of our online class of the Human Resource Management. Today we will discuss the motivating theories of motivation, what is motivation, why it is necessary to study motivation in the Human Resource Management, what are the reward system for the employees, and how the organization engage such reward system in order to keep the employee motivation. Today we will talk about what are the factors which influence the employee motivation and how they come up. First of all, we have to study what is motivation. So, study to the motivation. Motivation is the process by which personal efforts are energized, directed, and sustained towards attaining a goal. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम सब पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि कॉमन गोल को अटेन किया जा सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एफर्ट पुट करती है ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को एनर्जाइज कर सके, उनके डायरेक्ट कर सके और डायरेक्ट करने के बाद उनको उनके गोल की तरफ सस्टेन रख सके ताकि लंबे अरसे के लिए चल सके। इंडिविजुअल डिफरेंट इन मोटिवेशनल ड्राइव। हर इंसान की जो मोटिवेशनल ड्राइव होती है वो डिफरेंट होती है। ओवरऑल मोटिवेशन वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू द सिचुएशन और विद द पासेज ऑफ टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन से वन पीरियड ऑफ टाइम से अनदर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मोटिवेशन होती है इट्स डिफरेंट। उसके बाद क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किस तरह से कर सकते हैं, ये कुछ उन्होंने लिखी गई बातें से थैंक यू कहें, नोटिस व्हेन समथिंग इज गोइंग राइट थिंग, जब कोई ठीक काम कर रहा हो तो उसको नोटिस करें, गेट टू नो एम्प्लॉयज को जानने की कोशिश करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दें अपने एम्प्लॉयज को, पीपल सपोर्ट बाय दे हेल्प क्रिएट, ऑल स्टाफ डिजर्व रिकग्नाइजेशन और तमाम स्टाफ को रिकग्नाइजेशन दें, ग्रुप रिकग्नाइजेशन या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अगर कोई चीज़ रिकग्नाइज करता है तो उसको इम्पोर्टेंस दें, हैव फन और आप उसमें घुल मिल के रहें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन इज द एलिमेंट्स ऑफ द मोटिवेशन। तो तीन तरह के एलिमेंट होते हैं बेटा मोटिवेशन के अंदर। सबसे पहले उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी क्या होती है? किसी भी चीज की जो इंटेंसिटी होती है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। फिर वो एनर्जी किसी डायरेक्शन के अंदर लगनी चाहिए, एफर्ट चैनल्ड इन द डायरेक्शन दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, और उस तरफ आपको एफर्ट लगानी चाहिए जिस तरफ ऑर्गेनाइजेशन के वसी तर मफाद के अंदर हो, फायदे के अंदर हो। फिर थर्ड चीज है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट या सस्टेनेबल बेटा एक ही चीज के दो नाम है। तो सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है कि जिस तरफ भी आपने एफर्ट, जिस तरफ भी आपने एनर्जी, जिस तरफ भी आपने डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की तरफ एनर्जी लगानी है, उसके ऊपर ये नहीं है कि एक दो या तीन, आपको परसिस्टेंट डेली लेवल के ऊपर कोई ना कोई एफर्ट लगानी पड़ती है, आपको अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है ताकि उसका रिजल्ट आए। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं मोटिवेशन के अंदर। नंबर वन इज एनर्जी, नंबर टू इज डायरेक्शन एंड नंबर थ्री इज परसिस्टेंस। तो अब बेटा आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज अबाउट द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो ये जो पहले साहब हैं ये अब्राहम मैस्लो साहब हैं, जिन्होंने फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड क्रिएटर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, बैचलर्स बीबीए वालों ने पढ़ा होगा। तो अब्राहम मैस्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड में क्या था बेटा? उसने कहा था कि ये 5 ऑर्डर नीड्स होती हैं, विच रेंजेस फ्रॉम साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव या बिलोंगिंग। फिर क्या है जी? एस्टीमेट, सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो नीचे वाली दो हैं बेटा, नीचे वाले तीन हैं, इन्हें लोअर ऑर्डर नीड्स कहा जाता है, और जो ऊपर वाली दो हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन्हें हायर ऑर्डर नीड कहा जाता है। होता क्या है, जब इंसान जॉब करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे इतने पैसे मिलने चाहिए ताकि इजीली उसका ब्रेड एंड बटर पूरा हो जाए, खाने पीने का निज़ाम, रहने सहने का निज़ाम पूरा हो जाए। जब वो पूरा हो जाता है तो फिर इंसान चाहता है मुझे जॉब सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ों की तरफ मूव करता है। जब ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर इंसान अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अपने लोगों के साथ दोस्ती या फैमिली की तरह रहना शुरू कर देता है। फिर क्रिएट होती है सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है कि जब इंसान किसी जगह पर रह रहा होता है तो उसका ये चाहत होती है, वो ये चाह रहा होता है कि लोग दूसरे उसको रिस्पेक्ट करें, और वो रिस्पेक्ट ले और रिस्पेक्ट दे वाला मामला आ जाता है। ठीक है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। इसमें वो कहता है कि जब भी कोई इंसान किसी जॉब के ऊपर उसे 10 से 15 साल हो जाते हैं तो वो चाहता है कि उसे डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, उससे उसकी बात की पूछा जाए, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए उससे राय ली जाए। दैट्स कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड ने 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया, और
जिसमें था साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव या बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये उसने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो सेकंड जो थ्योरी जिन्होंने दी, जिनका नाम है जी मैक्रॉन। मैक्रॉन ने दो तरह की थ्योरी दी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के अंदर कहता है कि उन एम्प्लॉयज को उसने काउंट किया जिनको काम करना पसंद नहीं है, जो लेजी हैं, जो काम करने को अवॉइड करते हैं, और उनको अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट करना चाहिए। यानी थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं जो काम को पसंद नहीं करते, जो लेजी हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। दूसरी तरफ थ्योरी वाई के लोग होते हैं। थ्योरी वाई के लोग क्रिएटिव होते हैं, काम करने को पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, और उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फली मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फली डायरेक्टेड होते हैं। इसका मतलब है मैक्रॉगर ने क्या कहा जी, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की थ्योरी होते हैं। थ्योरी एक्स के अंदर वो लोग आते हैं जो लेजी होते हैं, जो काम को पसंद नहीं करते और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। थ्योरी वाई के अंदर वो लोग आते हैं जो काम को पसंद करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड थ्योरी दी गई हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग ने कहा जी, हेजनबर्ग ने कहा कि टू फैक्टर थ्योरी इसका नाम है। टू फैक्टर के अंदर उसने दो फैक्टर लिए, एक इंट्रिंसिक फैक्टर थे और दूसरे एक्सट्रिंसिक फैक्टर थे। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर उसने कहा कि वो फैक्टर जो जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके चलते हैं, जो इंसान को सेटिस्फाई रखते हैं, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर, और जो इंसान को जॉब डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके चलते हैं, जो इंसान को डिससेटिस्फाई करते हैं जॉब से, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, या हम इनको हाइजीन या मोटिवेटर फैक्टर भी कह सकते हैं। हाइजीन वही फैक्टर हैं जिनको उसने इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम दिया गया, और मोटिवेटर फैक्टर वो है जिसको उसने एक्सट्रिंसिक फैक्टर की तरफ लेके गया। इसका मतलब है इंट्रिंसिक फैक्टर या हाइजीन फैक्टर लीड्स टुवर्ड्स द जॉब डिससैटिस्फैक्शन, व्हाइल एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर लीड्स टुवर्ड्स द जॉब सेटिस्फैक्शन। ये कुछ इसने एक्सप्लेन किए हैं ना। उसके बाद फोर्थ थ्योरी थे मैकलेन। पहली थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी, फिर मैक्रॉगर ने दी, और जो थर्ड थ्योरी हमने पढ़ी ये दी हमने हेजनबर्ग। हेजनबर्ग के बाद जो फोर्थ थ्योरिस्ट है दीज आर कॉल्ड मैकलैंड। मैकलैंड ने कहा कि इंसान जब जॉब करता है तो उसकी तीन नीड्स होती हैं, अगर वो नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंसान अल्टीमेटली उस जॉब से मोटिवेटेड रहता है। सबसे पहले है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान जब कोई ना कोई अचीवमेंट करता है तो वो ये चाह रहा होता है उसे पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए। पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है कि उसे रिकग्नाइज किया जाए, उसे कोई अवार्ड दिया जाए, उसे कोई शील्ड दी जाए, ताकि जब भी कोई बंदा कोई चीज अचीव करे तो उसके दिमाग में एक चीज आती है कि मुझे इस अचीवमेंट का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दैट्स कॉल्ड नीड फॉर अचीवमेंट। फिर आगे नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर का क्या मतलब होता है कि इंसान जब किसी भी जॉब के ऊपर काम कर रहा होता है, कोई भी ना कोई जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसे पावर मिले। पावर किसके मुताबिक होती है? पावर इज अकॉर्डिंग टू द रोल, पावर इज अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर इज अकॉर्डिंग टू हिज जॉब पोजीशन। तो हर इंसान चाहता है कि मुझे नीड फॉर अचीवमेंट के साथ साथ नीड फॉर पावर मिले। उसके बाद जो थर्ड है दैट्स कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का क्या मतलब होता है कि इंसान जहाँ रह रहा होता है वहाँ पे अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, वहाँ पे आपस में फ्रेंडशिप का माहौल चाह रहा होता है, तो दैट्स कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन। तो मैकलैंड ने कहा कितनी तरह की नीड्स होती हैं? तीन तरह की नीड्स होती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर पावर। ये तीन तरह की नीड्स होती हैं। अब बात आती है डाइवर्स वर्कफोर्स की। डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब होता है कि जो भी इंसान जहाँ कहीं जॉब कर रहा होता है वहाँ पे डिफरेंट एरिया के, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, और इवन आप अगर मल्टीनेशनल के अंदर चले जाएं, टॉप लेवल के ऊपर चले जाएं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं। अब जब हर एरिया का डिफरेंट लोग हैं तो हर एरिया के लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स को करें। कहता है कंप्रेस्ड वर्क वीक। A work week in which employee work longer hours per day but fewer days per week। होता क्या है कि आप वर्क वीक को कंप्रेस कर दें। फॉर एग्जांपल, या 5 दिनों का वीक रखें। अगर 5 दिनों का वीक रखेंगे तो आप पर डे उनसे काम लें 10 आवर्स पर डे। लेकिन अगर आप वीक 6 दिनों का रखेंगे तो फिर आप उनसे काम लें 8 घंटे। इसका मतलब है कि आपने उनका जो वर्क वीक था उसको क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। फ्लेक्सिबल वर्किंग और फ्लेक्सिबल वर्किंग और बेटा वहां पे आते हैं जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। अब उन एम्प्लॉयज की जॉब के लिए, उन एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, उन एम्प्लॉयज के लिए क्या किया जाता है कि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है
और उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स नहीं है। बीबीए के बच्चों को समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो किसी भी बैंक के अंदर जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, ये मार्केटिंग मैनेजर्स का कोई स्पेसिफिक ऑफिस वर्किंग आवर्स नहीं होते, इनको टारगेट दिया जाता है। चाहे ये ऑफिस के अंदर आए या ना आए, लेकिन मंथली लेवल के ऊपर फोर्टनाइट या वीकली इन्होंने अपने उस टारगेट को अचीव करना होता है। दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। जॉब शेयरिंग का क्या मतलब है? जब टू एंड मोर पीपल स्प्लिट अ फुल टाइम जॉब, जब दो लोगों के अंदर फुल टाइम जॉब को स्प्लिट कर दिया जाता है, एक जॉब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड जॉब शेयरिंग। टेलीकम्युनिकेशन अप्रोच इन विच एम्प्लॉय वर्क एट होम बट आर लिंक्ड बाय टेक्नोलॉजी टू द वर्कफोर्स। टेलीकम्युनिकेटिंग क्या होता है कि जैसे आज तक कल का दौर है, कोरोना वायरस आया हुआ है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा हुआ है कि आप अपने घर में बैठ के काम करें, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ टेलीकम्युनिकेशन के जरिए, स्काइप के जरिए, जूम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। सेकंड पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर इज अबाउट द रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड किस तरह से देती है। तो क्या है जी, सबसे पहला रिवॉर्ड क्या है? ओपन बुक मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शेयर विद द एम्प्लॉयज। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल कितना अर्न किया, इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव किया। दैट्स कॉल्ड ओपन बुक मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन पता लगा लेती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पिछले साल से बेहतर रही है, पिछले साल से बुरी रही है। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम, कि आप अपने एम्प्लॉयज जो अच्छा काम करते हैं उनको रिकग्नाइज करें, उनके लिए एफर्ट करें और उनको अप्रिशिएट करें। पे फॉर द परफॉर्मेंस, तो कोई जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी पे है। जिस तरह से ये स्पेशल जो टारगेट मार्केटिंग वालों को दिए जाते हैं कि आपकी 20,000 बेसिक पे है और उसके बाद जो पर आप सेल जनरेट करेंगे उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी वो डिफरेंट। इस तरह से ये सारे लोग। एडिशनल सजेशन फॉर द मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, तो क्या क्या करना चाहिए बेटा एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखते हैं कि लिए रिकग्नाइज इंडिविजुअल, उनको रिकग्नाइज किया जाए, पीपल को मैच किया जाए जॉब के साथ, के लोगों को वो जॉब दी जाए जिनके मुताबिक वो मैच करते हैं। यूज गोल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल दिए जाए ताकि जो गोल को अचीव करे उसको कार्डिनली रिकग्नाइज किया जाए। मेक गोल्स अटेनेबल। अब जब हम गोल की बात करते हैं तो गोल के अंदर बेटा 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जब हम गोल्स को पढ़ते हैं तो गोल्स आपके क्या होने चाहिए? गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रैशनल और डी फॉर टाइम बाउंड। यानी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने क्लास को गोल देती है उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये उसमें एक अटेनेबल किया गया है, लेकिन हम उसको जब एलैबोरेट करेंगे तो हम गोल्स को लिख सकते हैं गोल मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रैशनल और टाइम बाउंड। उसके बाद आप इंडिविजुअलाइज्ड रिवार्ड भी दे सकते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट को ना दे, जो इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवार्ड दें। लिंक रिवार्ड टू द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। और रिवॉर्ड को परफॉर्मेंस के साथ, यानी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उस पर रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। डोंट इग्नोर मनी। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर जो पैसा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या मतलब है जी? पैसा है, इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा जो चीज इंसान को मोटिवेट करती है, जो ड्राइव करती है, वो क्या है? मनी। तो दैट वाज द टुडेज लेक्चर which is about the मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। इसके अंदर हमने मोटिवेशन को पढ़ा, मोटिवेशन के एलिमेंट्स को पढ़ा, मोटिवेशन की 4 थ्योरीज को पढ़ा और फिर हमने रिवॉर्ड सिस्टम को पढ़ा। तो दैट वाज द टुडेज लेक्चर एंड आई होप सो you have the enough understanding of the reward and motivating employees, and I hope so you will understand all this. Thank you very much for today's session. Take care. Allah Hafiz.